हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप सबका संकल्प एमएसटी सिटी 2.0 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा है इलेक्ट्रोस्टैट्स पे लेक्चर नंबर 6 और आज हम फिर से कूलम्ब्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों लोग ने अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज किया होगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो आज थोड़ा हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ में थ्योरी भी देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग क्वेश्चंस पे टूट पड़ते हैं। आइए। हाँ, एक और बात बच्चों, नीचे मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे नोट्स वगैरह की पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आइए। देखिए, टू चार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इन वैक्यूम. What should be their new separation in vacuum such that the force between them is equivalent to when they are dipped in liquid of dielectric constant. सवाल को ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहले टू चार्ज पार्टिकल्स को वैक्यूम में रखा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद में उसको कहाँ डिप किया, उसको मीडियम के अंदर डिप किया गया है। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है कि दोनों फोर्स की मीन्स की वैक्यूम में मुझे वो फोर्स सेम रखना है जो ये मीडियम में है। तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? क्लियर एकदम? आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दो नहीं तीन पार्ट है, ध्यान देना। सबसे पहले दो चार्ज पार्टिकल्स, ओके, Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2। देखो, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? इनके बीच में डिस्टेंस है R। वेरी गुड, इतना तो हम सबको आता ही है। इतने दिन से क्या ही कर रहे हैं, यही तो सीख रहे हैं। ओके, तो इसके बीच में फोर्स कितना होगा? सबको पता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसको हमने मीडियम में डिप कर दिया। अब इसको हमने कहाँ डिप कर दिया? मीडियम में डिप कर दिया। चलो, तो मीडियम में डिप करते ही, ठीक है, मीडियम में डिप करते ही क्या होगा? इसके अंदर फोर्स होगा, लेकिन जो फोर्स की वैल्यू होगी वो 1/k बन जाएगी। ठीक है, जैसे इसको हमने मीडियम में डिप किया तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ओके, वो चेंज हो जाएगा। तो उसको मैंने नाम दे दिया एफ मीडियम। वो क्या बन जाएगा? 1/k टाइम्स दिस वाला फोर्स। याद होगा आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ओके, तो तो फिर ये क्या बन जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। क्लियर? यहां तक तो हम सबको पता है, बट अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या दिया गया? अब इसका मैं नया डिस्टेंस क्या रखूं Q1 और Q2 के बीच? Q1 और Q2 के बीच नया डिस्टेंस क्या होना चाहिए कि ये जो नया फोर्स मिलने वाला है एफ न्यू, कितना मिलने वाला है? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर न्यू का स्क्वायर। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, बस। ये आर न्यू की वैल्यू चाहिए मुझको। तो कुछ नहीं करना यार, अच्छे बच्चों के जैसा सॉल्व कर लो इसको अब। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों फोर्स को इक्वेट करते हैं। एफ न्यू इक्वल्स टू एफ मीडियम। देखो, तो एफ न्यू कितना दिया हुआ है? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर न्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/k 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। केवल आपको आर न्यू की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ आर। तो भैया आप सबको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे क्या होगा? कैंसिल होगा। Q1 Q2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे KR² बचा, यहाँ पे आर न्यू स्क्वायर बचा।
तो फाइनल में इन्वर्स करने के बाद में आर न्यू स्क्वायर इक्वल्स टू के आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर न्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, अंडर रूट ऑफ के टाइम्स आर बन जाएगी आपकी वैल्यू। क्लियर बच्चों? आई गेस क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। आइए अगला सवाल देखिए। टू आइडेंटिकल चार्जेस Q एंड मास ऑफ M आर डिस्टेंस D, इफ बोथ आर अंडर रेस्ट द फोर्सेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q बाय M। ध्यान दो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी यूज करेंगे, उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे काम आएगा। एग्जामिनर भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं हमसे? देखो, दो चार्जेस है, ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ D, एट अ डिस्टेंस ऑफ D, ओके। दोनों सेम चार्जेस हैं Q एंड Q, ओके। दोनों का मास भी सेम है, मास M एंड M। अब क्या होगा, अदर हैंड हम सबको पता है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अदर हैंड क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने होंगे। ये क्यू इसको यहाँ पे रिपेल करेगा, कितने फोर्स से करने वाला है, ये इसको क्यू के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर के फोर्स से रिपेल करेगा, ठीक है। फिर ये इसको यहाँ पे रिपेल करेगा, कितने फोर्स से रिपेल करेगा, के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर के फोर्स से रिपेल करेगा। अब एक बात बताओ, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पे लग रहा तो ये क्या कभी रुकेंगे, क्या ये कभी रेस्ट पे रहेंगे? विच इज इम्पॉसिबल। मतलब कि यहां पर इनके बीच में एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और लगना चाहिए, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगना चाहिए। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा तो ये लोग कभी रेस्ट पे रह ही नहीं पाएंगे। तो इनके बीच में यहाँ पे लग रहा होगा एफ जी करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एफ जी की वैल्यू कितनी होगी, एफ जी की वैल्यू होगी कैपिटल जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। एम वन एम टू है ना, तो यहाँ पे दोनों मास तो सेम है, कैपिटल जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। यहाँ पर भी कितनी लगी, कैपिटल जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यहाँ पे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक नोट यहाँ पे लिख लो, इफ वी नॉट कंसिडरिंग, if we not considering the gravitational force, the gravitational force, then this charges never be at rest, never be at rest। ये कभी रेस्ट पे रहते ही नहीं। तो मतलब मुझे क्या पता है कि ये फोर्स और ये फोर्स अब क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों को इक्वल कर देना है बस। तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। इजी, इजी पीजी। डी से डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इक्वल्स टू जी बाय एम इक्वल्स टू जी बाय के, ओके। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते ही मामला क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा आपका क्यू बाय एम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल जी बाय के। के की वैल्यू हम सबको पता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जी। तो 2 बाहर निकल आएगा, तो Q बाय M का वैल्यू कितना मिलने वाला है, दैट इज 2 √पाई एप्सिलॉन नॉट जी। क्लियर? एकदम मक्खन जैसा सवाल, एकदम सिंपली लग गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े आप, आ जाओ अगले वाले सवाल में बढ़ते हैं। देखो, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पीयर with negligible volume or having
2.1 नैनो कूलम एंड -0.1 नैनो कूलम चार्जेस रिस्पेक्टिवली दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट। सबसे पहले कांटेक्ट में लाया उनको एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम द स्फीयर इज डैश इंटू 10⁻⁹। ये जेई मेंस 2021 का सवाल है, हमको इसका इंटीजर बताना है। यही क्वेश्चन सीटी में पूछ लेगा बट ऑप्शन दे देगा वहां पर, और कुछ फर्क नहीं होगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर ओके, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम। देखो यहाँ पे इसको आइडेंटिकल लिखना पड़ेगा। अगर वो आइडेंटिकल नहीं लिखेगा तो उसको उन दोनों स्फीयर्स का रेडियस देना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। ओके, ध्यान दो अभी इसके ऊपर चार्ज कितना है। Q1 की वैल्यू 2.1 नैनो कूलम। ओके, और Q2 कितना है, -0.1 नैनो कूलम। आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको बता दूं कि 1 नैनो कूलम मतलब 10⁻⁹ कूलम। नैनो मतलब 10⁻⁹ होता है। ओके, तो सबसे पहले इनके बीच में डिस्टेंस लेके आओ यार। सबसे पहले इनको कांटेक्ट में लेके आओ, और जैसे ही इनको हम कांटेक्ट में लेके आएंगे इनके चार्जेस क्या हो जाएंगे, इनके चार्जेस सबसे पहले ऐड होंगे ये लोग। ठीक है, जैसे कांटेक्ट में आएंगे चार्जेस को सेपरेट करेंगे। और कैसे सेपरेट करने वाले, 2.01 नैनो कूलम -0.1 नैनो कूलम। कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ पे टोटल चार्ज Q1 कितना बचने वाला है, Q1 + Q2/2, उसका आधा। तो टोटल चार्ज Q कितना होगा मेरा, इन शॉर्ट Q टोटल कितना होने वाला है, दैट इज Q1 + Q2। तो 2.1 - 0.1 कितना मिलने वाला है, 2 नैनो कूलम मिल जाएगा। तो दो का आधा आधा करना है बस यहाँ पे मेरे को। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को, यहाँ पे मेरे को नया चार्ज जो मिलेगा दैट इज Q1 इज 1 नैनो कूलम एंड Q2 इज 1 नैनो कूलम। ओके, फिर उसके बाद में उन दोनों को सेपरेट किया गया है डिस्टेंस 0.5 पे, 0.5 मीटर पे। क्लियर ना, उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d²। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। 1 नैनो कूलम मतलब 10⁻⁹ कूलम। तो 10⁻⁹, ये भी 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर। अगर मैं 0.5 को 1/2 लिखूं कोई बात नहीं है, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये बनने वाला है 4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा सॉरी 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 बच्चा, ये -9 नहीं होता, ये +9 होता है। ओके, 10⁹ इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹। तो ये एक पावर कैंसिल हो गया, कितना बचा, 36 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा मेरा, 36 आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल है। An infinite number of point charges each carrying 1 millicoulomb charge are placed along the y-axis at y equals to 1 meter, 2 meter, 4 meter and 8 meter and so on. The force acting on 1 coulomb point charge placed at the origin is x into 10 की power 3 Newton, the value of x to the nearest integer। ध्यान देना, ये कहना क्या चाहता है, हमने y और x एक्सिस के यहाँ पे कुछ तो रखा है। ठीक है, हाँ ये सीधा नहीं होगा। चलो ध्यान दो, देखो यहां पर मैंने
एट ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने 1 कूलम का चार्ज रखा है, 1 कूलम का। फिर उसके बाद में मैंने 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 मीटर पे चार्जेस रखे हैं, ठीक है। किसके? 1 मिली कूलम के। 1 मिली कूलम मैं आपको बता दूं, 1 मिली होता है 10⁻³ ओके, 10⁻³ कूलम। तो एक चार्ज 1 पे रखा है, फिर एक दूसरा चार्ज 2 पे रखा है, एक तीसरा चार्ज 4 पे रखा था ना। और ऐसे एंड सो ऑन रखता हुआ चला गया, ठीक है। 1 मीटर, 2 मीटर, देन 3 है ना, 4 मीटर एंड 8 मीटर, ओके। तो ये आप लोग समझ लेना। चलिए, तो यहाँ पे चार्ज कितना है ये? 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम। क्लियर एकदम? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू ले लो यार। y=1, y=2, y=4 एंड y=8 एंड सो ऑन, ऊपर ऊपर बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या पूछा है? टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम पॉइंट चार्ज, ये सब मिला के 1 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा। ये y1 वाला इसको यहाँ पे रिपेल करेगा, ये y2 वाला भी इसको रिपेल करेगा, ये तीसरा पार्टिकल भी रिपेल करेगा, चौथा भी रिपेल करेगा। मीन्स क्या होगा? यहाँ पे अप्लाई होगा सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, ओके। मीन्स एफ नेट इक्वल्स टू, जो पहला पार्टिकल फोर्स लगाएगा दैट इज F1, जो दूसरा पार्टिकल फोर्स लगाएगा दैट इज F2, जो तीसरा पार्टिकल फोर्स लगाएगा दैट इज F3, ओके। ऐसे क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। चलिए, तो अगर मैं पहले के लिए फोर्स लिखना जाऊं तो क्या होगा? K टाइम्स ये कितना है? 1 मिली कूलम इंटू 1 कूलम, तो ये इंटू 10⁻³ इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, प्लस K इंटू डिस्टेंस कितना है? 2 का है ना। अब K इंटू 10⁻³ इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, प्लस K इंटू 10⁻³ इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहां से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? जरा सोच के बताओ मेरे को। कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है आपको? K इंटू 10⁻³ कॉमन निकाल सकता हूं मैं, ओके। K इंटू 10⁻³ कॉमन निकलते ही यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, या फिर ऐसा कर लेता हूँ 1/4 प्लस 1/16, यहाँ पे कितना आता मेरा? 1/8 का स्क्वायर होता, दैट इज 1/64 एंड सो ऑन, ठीक है। K की वैल्यू कितनी मेरी? 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻³ अब एक बात बताओ, ये सीरीज कौन सा है? जीपी, जीपी दिख रहा है ये? फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा? जीपी सीरीज में सम की वैल्यू क्या होती है? सम इन जीपी कितना होता है? A/1 - R होता है, ओके। A/1 - R की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए A कितना है? A की वैल्यू यहाँ पे आपके लिए 1 है, और R आपके लिए कितना है? दोनों का रेसिप्रोकल लेना है, मीन्स R2/R1 लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1/4, 1/16/1/4, ये भी आपको कितना होगा? 1/4 होगा। तो R की वैल्यू होगी आपकी 1/4। जिनको नहीं याद है वो रट लो सीधा सीधा कि इन दोनों का रेशियो जितना होगा वो आपका R होगा, ओके। चलिए, तो सब्स्टिट्यूट करते हो यहाँ पे जीपी की वैल्यू, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R की वैल्यू कितनी है? 1/4। चलिए सॉल्व करिए, अभी आपको मिल जाएगा 9 इंटू 10⁶, ओके, इंटू कितना मिल रहा है ये? 4/3, 4/3 मिल जाएगा आपको। कैंसिल कर लिया 3 से 3, तो कितना मिल गया आंसर? 12 इंटू 10⁶,
बट मुझे कितना चाहिए 10⁻³ चाहिए, क्योंकि मेरा फोर्स उसी में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 12,000 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और मेरा फोर्स कौन से टर्म में दिया है, x इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दैट इज 12,000। तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 12,000 होगी। हालांकि जहां तक मुझे याद आ रहा है यहाँ पर ये मिली कूलम नहीं था, ये माइक्रो कूलम था। एक बार आप लोग जेई का पीवाईक्यू खोल के देख लेना। ठीक है, चलिए, ये यहाँ पे रिपेल करेगा, ये यहाँ पे रिपेल करेगा, एंड वी एड ऑन ऑल दिस। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टू स्मॉल कंडक्टिंग स्पीयर ऑफ इक्वल रेडियस have a charge of +10 microcoulomb and -20 microcoulomb respectively, and placed at a distance of r from each other experience force F1 if they are brought in contact and separated to the same distance they experience। वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे अगर पहले उनको कांटेक्ट में लाया जाए, फिर उसके बाद में सेपरेट किया जाए सेम डिस्टेंस पे। ओके, अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करने वाला हूं। अगर मैं वैल्यू लिखूँ इसकी तो ये +10 कूलम होगा, माइक्रो कूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो ये आपका कितना बन जाएगा, -20 माइक्रो कूलम। कॉन्टेक्ट में लाते ही कितना हो जाएगा, -10 होगा, -5 दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, मतलब नए के ऊपर कितना होगा, -5 माइक्रो कूलम, -10 -5 माइक्रो कूलम, -5 माइक्रो कूलम। ऑप्शन में माइनस मतलब मेरे को साइन रखना पड़ेगा। ओके, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है डी, जो पहले था। तो भाई मैं इतना नहीं लिखने वाला। अब चार्जेस को दिमाग में ही सॉल्व करो आप लोग। अगर मैं F1 की वैल्यू लिखता हूँ तो F1 की वैल्यू कितने मिलने वाली है, k टाइम्स +10 माइक्रो कूलम। ओके, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू -20 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम को मैंने कन्वर्ट कर लिया। अपॉन में डी का स्क्वायर, डी कितना था हमें पता नहीं, अपॉन F2। तो k टाइम्स कितना बच रहा था, -5 था, तो -5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू -5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, दोनों को डिवाइड करना है यार, F1 बाय F2। जो कैंसिल हो रहा है अभी कैंसिल कर दो, k से k कैंसिल होगा, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल होगा, डी स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ कितना बचने वाला है, -200 डिवाइडेड बाय कितना बच रहा है, -25। नहीं पॉजिटिव, नीचे माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव। तो ये कितना बचेगा, 8:1, -8:1, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों, अब थोड़ा सा लेवल अपना अप करो। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ना माइंड में ही सॉल्व करना स्टार्ट करो, नहीं तो चाहिए तो रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख लो आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, +10 माइक्रोकूलम इस कम्स इन कॉन्टेक्ट विद -20 माइक्रोकूलम। जैसे ये कांटेक्ट में आएगा और सेपरेट किया जाएगा तो नया चार्ज कितना बनेगा, -5 माइक्रोकूलम, और ये -5 माइक्रोकूलम, और इसके बीच का डिस्टेंस भी d है, और इसके बीच का डिस्टेंस भी d है, लिखा है, एंड दे सेपरेटेड टू द सेम डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं, देखो जो भी डाउट होगा ना कमेंट सेक्शन में पूछते जाओ आप लोग। जितना डाउट्स पूछोगे और जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डेली कम से कम मिनिमम टारगेट रखो 5 से 6 सवाल का, और धीरे धीरे इसको बढ़ाओ। जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे कंसेप्ट उतना ही ज्यादा अच्छा और उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, चलिए आगे बढ़े, आ जाओ अगले वाला सवाल देखो। द charges on two spheres of small radius are +7 microcoulomb and -5 microcoulomb respectively. They experience a force F. If each of them is given an additional charge of -2 microcoulomb, the new force of attraction will be। देखो यहाँ पर दो स्मॉल चार्जेस दिए गए हैं, एक के ऊपर चार्ज कितना है 7 माइक्रोकूलम का, और एक के ऊपर चार्ज कितना है -5 माइक्रोकूलम का। अगर मैं इन दोनों को एडिशनल -2 कूलम का चार्ज देता हूँ, इन दोनों को हमने एडिशनल -2 कूलम का चार्ज दिया, तो ये नया चार्ज कितना बनने वाला है, +7 -2, ये आपका बन जाएगा +5 माइक्रोकूलम, और ये आपका चार्ज कितना बनने वाला है -7 माइक्रोकूलम। अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस मान लो r समझता हूँ,
और इनके बीच का भी डिस्टेंस मैं r मानता हूँ, तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा मेरा, मैग्नीट्यूड में बताना है, ओके, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं है। तो ये आपका बन जाएगा 7 × 5/r², और ये आपका बन जाएगा k = 5 × 7/r²। फोर्स में कुछ चेंज ही नहीं आया। इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अब इसके पहले थोड़ा सा हम करेंगे वेक्टर को रिवाइज। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप सबने वेक्टर्स को अच्छे से देख लिया होगा। ओके, अगर आप सबने वेक्टर्स का वन शॉट देखा हुआ है तो अब इसके बाद का पार्ट आपको टफ नहीं लगेगा। इनकेस अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो ये आपको टफ लगने वाला है। ओके, नाउ रिकैप। देखो, अगर मैंने दो वेक्टर लिए, मैग्नेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखा हुआ है। ठीक है, मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो, कुछ मान लेता हूं मैं पी। ओके, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो देखो, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई तो मेरा रिजल्टेंट कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ पी होगा। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हुई, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हुई तो रिजल्टेंट कितना होगा यहाँ पर, √3 टाइम्स पी होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो रिजल्टेंट कितना होगा, √2 टाइम्स पी होगा। अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हुई, रिजल्टेंट कितना होगा, पी होगा। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हुई तो रिजल्टेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि मैं कहना क्या चाहता हूं, देखो, चार, पाँच, देखो क्या है कि अगर मैं दोनों वेक्टर ए और बी को लाइन में ही लगाऊं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, मेरे को 2 पे मिलेगा, इसी डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, अगर उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे वेक्टर ए है और यहाँ पे वेक्टर बी है। एरो लेना चाहिए यार, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा एरो से। यहाँ पे मेरा वेक्टर ए है और यहाँ पे मेरा वेक्टर बी है। ओके, अब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका रिजल्टेंट यहाँ होगा बीच में, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का वो कितना होगा, अगर कब, जब एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो, तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3 टाइम्स पी होगा। ओके, समझ रहा है यहाँ तक? चलिए, या फिर एक काम करता हूँ, नंबर लेके सिखा देता हूँ, वो थोड़ा बेटर पड़ेगा ऐसे में। चलिए, तो देखिए, आपने इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगाया और आपने इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है, ओके, तो जो आपका एफ नेट या फिर एफ रिजल्टेंट है वो आपको कितना मिलेगा, 10 न्यूटन मिलेगा। दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 5 न्यूटन। इजी। अगर 5 न्यूटन यहाँ पे लगा है, 5 न्यूटन यहाँ पे लगा है, और अगर इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कितना होगा, दैट इज योर 5√3 न्यूटन। ओके, अगर आपने यहाँ पे 5 न्यूटन लगाया है और आपने यहाँ पे 5 न्यूटन लगाया है, तो इसके बीच में रिजल्टेंट आपको कितना मिलेगा, 5√2 न्यूटन मिलेगा। क्लियर? थोड़ा सा जगह हो जाए बस। चलिए, देखिए, अब 120 की बात है, मतलब 5 न्यूटन यहाँ पे लगा और 5 न्यूटन यहाँ पे लगा। ओके, तो इसका कहाँ लगेगा फोर्स, इसका फोर्स लगेगा यहाँ पर, मतलब कि ये देखिए, इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आएगा, कितना आएगा, ये 5 न्यूटन ही होगा। कब, जब एंगल कितना हो इसके बीच का, 120 डिग्री हो। अगर
5 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है और 5 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 0 ही होगा। ओके, तो F रिजल्टेंट इज 0। अब एक बात ध्यान देना, इफ बोथ मैग्नीट्यूड आर नॉट सेम, अगर मैग्नीट्यूड सेम ना दिया जाए तब क्या होगा? इफ बोथ मैग्नीट्यूड आर नॉट सेम, देन जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है हम वही लगाएंगे। कौन सा वाला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, चलिए, तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और जिसने वेक्टर देखा होगा भैया उसको तो ये याद ही होगा, हमने फॉर्मूला निकाला था 2r cos थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2। याद है? याद होना ही चाहिए भाई। अगर हम लोग रिजल्टेंट एडिशन की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या था अपना? 2r cos थीटा बाई 2। अगर भाई मैं सब्ट्रैक्शन की बात में करता हूँ, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था मेरा रिजल्टेंट का? 2r sin थीटा बाई 2। कंफ्यूजन नहीं होना इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऑल द स्ट्रक्चर, या फिर अगर जिसको कुछ भी नहीं समझा भाई इसको याद कर ले बस, ठीक है, इसको याद कर ले, बहुत है इतना, ठीक है, इतना याद होना चाहिए तेरे को। चलिए, ऑल द स्ट्रक्चर आर रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड L, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज क्यू। भैया ये CET का पूछा जाने वाला सवाल है। अब 2022 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था, 2025 में भी एक सवाल पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पे साइड लेंथ कितना दिया हुआ है? साइड लेंथ आपको L दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। क्या होगा अब? तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना है कि स्मॉल चार्ज Q पे इसके ऊपर मुझे फोर्स पता करना है कि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, सॉरी, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ध्यान दो। तो ये प्लस Q चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, बेशक करेगा। प्लस Q चार्ज इसको यहाँ पर रिपेल करेगा, ये प्लस Q चार्ज इसको यहाँ पर रिपेल करेगा। ओके, ये दोनों फोर्सेस इसको यहाँ पर रिपेल करेंगे, और यहाँ पर जब ये इसको रिपेल करेगा तो यहाँ पे फोर्स कितना बनने वाला है? F इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो फोर्स लिखने यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स लगने वाला है दैट इज KQQ बाय L स्क्वायर। इसके लिए भी यही होगा और इसके लिए भी यही होगा, यहाँ पर भी यही फोर्स लगेगा। ओके, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? ध्यान दो, ये अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। मतलब ये मूव कहाँ पे करेगा? ये चार्ज कहीं इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो ये होगा इसका रिजल्टेंट, ये होगा इसका रिजल्टेंट। तो यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स कितना मिलने वाला है? F रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? √3 टाइम्स FE, 60 डिग्री, 60 डिग्री √3 टाइम्स FE। दोनों मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी? √3 टाइम्स KQQ डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, योर रिजल्टेंट। ओके, ठीक है, चलिए अब इसको देखिए जरा। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस Q है, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ध्यान दो। ये प्लस Q इसको यहाँ पे रिपेल करेगा। रुक जाओ यार, कहीं ये फोटो पे तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चलो निपटा लेंगे। ये इसको यहाँ पे रिपेल करेगा, सेम FE की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी होगी? K टाइम्स कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में L स्क्वायर कैपिटल L। ओके, और ये माइनस Q इस छोटे प्लस Q को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कितना मिलने वाला है वैल्यू? यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगी KQQ बाय L स्क्वायर विच इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर भी यही FE मिलेगा। अब देखो इनके बीच में रिजल्टेंट कितना है भाई साहब? ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये बचा हुआ एंगल आपको कितना मिलने वाला है? ये बचा कुचा एंगल हमको मिलने वाला है
120 डिग्री का, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा? ध्यान दो, वैल्यू सिर्फ एफ ही मिलेगी, बस रिजल्टेंट का डायरेक्शन चाहिए मुझको, तो ये इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर होगा। ओके, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? एफ रिजल्टेंट इज नथिंग बट एफ ई, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज क्यू कितना मिलने वाला है? के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 120 डिग्री पे है। क्लियर एकदम? चलिए, अब इनके ऊपर निकालना है स्मॉल चार्ज एट क्यू। ठीक है, चलिए ध्यान दो, तो ये इनके सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल के, ये इनका साइड लेंथ एल है। बस मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं पता, ना यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है, ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है। तो पहले इनके बीच का डिस्टेंस पता होना जरूरी है, वो बाद में आते हैं, वो बात का टॉपिक है। पहले देखो ये क्या करेगा, ये प्लस, ये कैपिटल क्यू इस छोटे से प्लस क्यू को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ओके, ये कैपिटल क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ओके, उसके बाद में ये कैपिटल क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये मूव मूव कर पाएगा? ये एफ ई होगा, ये एफ ई होगा, और इसकी वैल्यू एफ ई होगी। कितनी होगी वो सोचते हैं हम, पहले के लिए थोड़ा सा धीरज रखो बस। तीनों को उठाओ, बाहर निकालो, ध्यान दो, ये एफ ई, ये एफ ई, और ये एफ ई, इन तीनों के बीच में जो एंगल होता है, इन तीनों के बीच में एंगल होता है 120 डिग्री का। कितना होता है? 120 डिग्री का एंगल होता है। अगर मैं इन तीनों में से सिर्फ एक का ही एंगल लेता हूं, ओके, मैं सिर्फ इसका और इसका एंगल देखो तो कितना है? ये 120 डिग्री है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना, और वो बिल्कुल इसी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एफ ई लगाएगा। तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? दोनों फोर्स कैंसल हो जाएंगे। इसको भी निकाल देना। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? चार्ज इज एट रेस्ट, मतलब कि नेट फोर्स यहाँ पे कितना मिलने वाला है मेरे को? 0 न्यूटन मिलेगा। क्लियर? आ जाओ यहाँ पे देखो जरा, ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। ओके, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस, ये इनके बीच का डिस्टेंस, और ये इनके बीच का डिस्टेंस। ध्यान दो, अब क्या होगा यहाँ पर? ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, बिल्कुल। ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, बिल्कुल। लेकिन ये नेगेटिव क्यू इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव क्यू इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? ध्यान दो, अब यहाँ पे इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ। तो यहाँ पे जो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब लगने वाला, दैट इज कैपिटल क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ ई लगेगा, यहाँ पर भी एफ ई लगेगा। भाई साहब, इन दोनों के बीच का एंगल तो 120 डिग्री ही होता है, तो मतलब कि इस डायरेक्शन में भी एक क्या लगेगा? एफ ई लगेगा। क्लियर? जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। और यहाँ पर तो एक फोर्स पहले से ही लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे रिजल्टेंट में टोटल फोर्स कितने लगे? 2 टाइम्स एफ ई लगा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना मिलने वाला है? 2 टाइम्स एफ ई। ध्यान से देखो, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसे मैंने इन दोनों को रिजॉल्व किया, इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा मेरे को? एक फोर्स मिलेगा दैट इज सेम एज एफ ई, क्योंकि ये एंगल कितना है? 120 डिग्री का एंगल है। ओके, दिस एंगल इज 120 डिग्री। चलिए, तो रिजल्ट कितना मिलेगा? 2 टाइम एफ ए मिला, तो 2 टाइम्स के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्यू 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 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू चाहिए ना, अब छोटी सी ज्योमेट्री अपने को सॉल्व करनी पड़ेगी। चलिए देखिए जरा, मैंने यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, ठीक है, जहां पर मुझे, ये मेरा सेंट्रोइड है,
कि अगर ये टोटल एंगल 60 डिग्री होता है तो ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा। ओके, और जैसे ही यहाँ पर कोई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है 90 डिग्री पे, तो वो दोनों साइड को बराबर बांट देता है। तो अगर ये साइड लेंथ एल है तो ये बन जाएगा L/2 और ये आपका बन जाएगा L। तो डेफिनेटली मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसके अंदर मैं cos 30 लगा सकता हूँ। तो cos 30 डिग्री लगाते ही, अच्छा मैंने इसका बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में प्रूफ दिया हुआ है कि आप लोग वहां से इसको देख सकते हो। ओके, ये आपको मिल जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज L/2 अपॉन एक्स। तो cos 30 इज √3/2, इट इज L/2x। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, वेर योर x की वैल्यू L/√3। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू कितना मिलने वाला है x का, मेरे को L/√3 मिलेगा। तो 2 टाइम्स के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय L/√3 का स्क्वायर, मतलब L² × 3 लिख लो बेगा दे तुम लोग। ठीक है, तो 3 × 2 6, 6 टाइम्स के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय L², दैट इज योर रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर, मक्खन जैसा चमक गया एकदम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अपन के दोनों डायग्राम हो चुके हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आ गए स्क्वायर लेंथ L के ऊपर। ओके, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ L। स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ L। वैसे एक और बात, आज के लेक्चर के बाद में कूलम्स लॉ लगभग हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। तो आज का लेक्चर जैसे खत्म होगा, इसके बाद आपका एक वीडियो आएगा कूलम्स लॉ के ऊपर, जिसके अंदर मैंने MST/CET के कूलम्स लॉ के लगभग पिछले 4-5 साल के सारे सवाल अच्छे से कवर किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो उसको देखना मत भूलना आप लोग। सबका साइड लेंथ L है, एंड फाइंड द फोर्स ऑन स्मॉल चार्ज Q। Find the force on small charge Q। स्मॉल चार्ज Q। ओके, चलिए देखिए जरा यहाँ पर। तो ये कैपिटल Q इस स्मॉल q को रिपेल करेगा, हालांकि ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, और ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ओके, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में ध्यान दो, यहाँ पर ये -Q कैपिटल Q इसको क्या क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल करेगा। ये -Q इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, स्मॉल q को। ठीक है, अब यहाँ पे जो FE लगने वाला है, या फिर मैं नाम दे दूं F1, वही F1 तो यहाँ पर भी लगेगा। बस F1 की वैल्यू कितनी होगी, F1 = KQQ डिवाइडेड बाय L²। बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगने वाला है यहाँ पर, क्योंकि ये इसका रिजल्टेंट होगा ना। अच्छा देखो, इसका लेंथ कितना होगा, √2L होगा। यहाँ पे फोर्स लगेगा F2। ओके, F2 फोर्स लगेगा, तो F2 की वैल्यू क्या होगी, KQQ डिवाइडेड बाय √2L का होल स्क्वायर। ओपन करने पे क्या होगा, KQQ डिवाइडेड बाय 2L² डिवाइडेड बाय 2L²। भैया KQQ/L² तो कितना है, F1 है। तो F2 कितना आ गया मेरा, F1/2 आ गया। F2 कितना आ गया मेरा, F1/2 आ गया। ओके, नाउ चलो अब ध्यान दो जरा कि ये F1 और ये F1 जब रिजॉल्व होंगे, एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्या इनका फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, बिल्कुल इस डायरेक्शन में आएगा। कितना मिलने वाला है, इट विल √2F1। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। तो रिजल्टेंट अगर ध्यान से देखो, F1/2 बड़ा है कि √2F1 बड़ा है, √2F1 बड़ा है। तो आपका रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, दिस माइनस में दिस। डायरेक्शन देख लो ना बे, ऐसे ये F1/2 है और ये √2F1 है, निकाल सकते हो ना। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा यहाँ पे आपका, √2F1
माइनस ऑफ f1/2। तो f1 कॉमन निकाल लो, इट विल बिकम √2 - 1/2। f1 की वैल्यू कितनी है, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर √2 - 1/2 योर f रिजल्टेंट। क्लियर? कोई परेशानी यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। देखो ये ज्योमेट्री वाले सवाल बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा जो ज्योमेट्री और बेसिक मैथ्स आपको आता हो। अब देखो यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़े अपने को। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए जरा, ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा बेशक, ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा बेशक, और ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये अलग डिस्टेंस पे है तो इसका वेक्टर फोर्स भी अलग ही होगा। ध्यान देना अब, ठीक है? ध्यान दो, साइड लेंथ एल है, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स कितना होगा आपका, F1 ले लेता हूँ, यहाँ पर भी F1 होगा, और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो F2 होगा। तो F1 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको, दैट इज K टाइम्स क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर। यहाँ पर भी यही मिलेगी। √2 की वैल्यू कितनी होगी, इसके डिस्टेंस का स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा फिर। ये इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना मिलने वाला है, √2L मिलेगा आपको। ओके, √2L कितना मिल जाएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय √2L का होल स्क्वायर, विच इज 1/2 के क्यू क्यू हाफ एल स्क्वायर। मतलब क्या मिलने वाला है, f1/2 मिलने वाला है, के क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर विच इज f1/2। तो ध्यान दो यार, F1 और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो जैसे ही ये रिजॉल्व होगा, इसके डायरेक्शन में एक फोर्स और आएगी, इसके इस डायरेक्शन में एक फोर्स और आएगी, विच इज √2 टाइम्स F1, विच इज √2 टाइम्स F1। कुछ नहीं करना है, रिजल्टेंट फोर्स लिखना है यार। क्या मिलने वाला है, √2 F1 प्लस F2। F2 की वैल्यू कितनी है, विच इज F1/2। सेम आंसर है, बस यहाँ पे क्या लगने वाला है, प्लस लगने वाला है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर √2 प्लस 1/2 योर एफ रिजल्टेंट। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, अगेन सेम क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ साइड एल। अब जरूरी नहीं कि आपको स्क्वायर ही मिले भाई, रेक्टेंगल भी मिल सकता है। ओके, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ एल, ठीक है? चलिए अब देखिए, चार्ज एकदम सेंटर में रखा हुआ है, मतलब अब मैं नॉर्मल डिस्टेंस तो नहीं ले पाऊंगा, मुझे यहीं से डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ध्यान दो अब, स्मॉल चार्ज क्यू को ये माइनस क्यू अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल। ये कैपिटल क्यू, ये प्लस क्यू इस स्मॉल क्यू को अपनी ओर से रिपेल करेगा। ओके, सेम फोर्स के साथ में ये प्लस क्यू इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, ये माइनस क्यू इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ध्यान दो, ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, फोर्स की वैल्यू सेम है चारों, दोनों साइड। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 2F लग रहा है। यहाँ पे कितना लग रहा है, 2F लग रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 2F, और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 2F। ध्यान दो, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री का। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ आएगा, समझे? इनका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ आएगा। कितना बनने वाला है, √2 टाइम्स 2F रिजल्टेंट। √2 टाइम्स फोर्स होता है ना ये, तो √2 टाइम्स 2F। तो F r = √2 टाइम्स, ध्यान देना ये टोटल लेंथ कितना होता है डायगोनल का,
इसका पूरा डायगोनल ये होता है L/√2। इसका भी मैं अगर आधा लूंगा, सॉरी ये L√2 होता है यार, ये L√2 होता है, मुझे इसका आधा करना है, इतने का लेंथ चाहिए, तो कितना मिलेगा L/√2, इसका हाफ हो जाएगा। ओके, तो √2 टाइम्स इंटू 2। एफ कितना था जरा ध्यान से बताना, इन दोनों के बीच में एफ फोर्स की वैल्यू कितनी थी, दैट इज K/Q डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर L/√2 का स्क्वायर। L/√2 का स्क्वायर कितना मिलने वाला है, 2 टाइम्स K/Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट कर दो यार एफ की वैल्यू, तो एफ की वैल्यू में ही 2 छुपा हुआ है, तो 2 इंटू K/Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, कितना मिल रहा है यहाँ पे आंसर में, 4√2 K/Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, योर रिजल्टेंट फोर्स। ओके, कोई परेशानी यहाँ तक आपको, बिल्कुल भी नहीं। आगे वाला सॉल्व करें, चलिए इसको देखिए, ये इसका डायगोनल हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पर, ये -Q इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये -Q इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। ओके, ये -Q इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये -Q इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्यों, फोर्स की वैल्यू सबकी सेम है ना, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल सेम है सबके बीच में। ठीक है, तो एफ और एफ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, दैट इज K/Q डिवाइडेड बाय L/√2 का स्क्वायर, बस। और सबके फोर्स की वैल्यू सेम है, इसलिए सब एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। क्लियर एकदम। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना मिलने वाला है आपको, यहाँ पे आपको रिजल्टेंट फोर्स मिलने वाला है 0 न्यूटन का। कितना मिलेगा, 0 न्यूटन का मिलेगा। क्लियर, ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, चलिए ठीक है, हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा 10 क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा हाइपर एक्टिव ना बन जाए। ठीक है, 10 क्वेश्चन ही किए हमने। चलिए, तो देखिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर क्या सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिससे मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देके देखता हूँ। ओके, क्वेश्चन, फाइंड फोर्स बिटवीन अ पॉइंट मास a point mass having charge q and a rod of length L having charge capital Q and distance between them at a distance of d, at a distance of d, at a distance of d। ध्यान दो, यहाँ पे एक स्मॉल सा पॉइंट चार्ज मास है, इसका मास m और चार्ज q है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रॉड लिया, यहाँ पर मैंने रॉड लिया है, देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है d, इसका लेंथ कितना है l, और इसके ऊपर चार्ज कितना है +q, और मास है इसका कैपिटल M। ओके, ऐसा मान लो। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, कोई गलती से भी ये नहीं बोलेगा
F इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। कूलम्स लॉ यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता फिलहाल के लिए। इनवर्स स्क्वायर लॉ का जो प्रूफ है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। हमको इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सीखने के लिए जो हमको हमको सीखना पड़ेगा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, और लास्ट वाला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बस हम लोग अगला लेक्चर अपना यहीं से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो अपना कूलम्स लॉ का लास्ट पार्ट हो, उसके बाद सीटी का पीवाई की, और सिर्फ आपका स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और जो कोई भी डाउट हो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बाय बाय।